सरिता नाम की एक बूढ़ी अम्मा थी। वो बहुत गरीब थी और उसके पास खाने के लिए भी 2 वक्त का भोजन सही से नहीं था। वो अकेले ही रहती थी। उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके बेटे और बेटी की भी मृत्यु हो चुकी थी और उसके नाती नातिन शहर में रहते थे। कुछ बचा है या नहीं देखती हूँ। सरिता देखती है, थोड़ा सा आटा बचा है। सरिता उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब सरिता रोटी बनाकर खाने जा रही थी, तब उसे कौवे की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे, इसको तो बहुत गहरा चोट लग गया है। बेचारा दर्द से तड़प रहा है। सरिता उस कौवे को अपने साथ लेकर आती है और उसके पैर पर दवाई लगा देती है। लगता है ये भूखा भी है। सरिता ने जो अपने लिए 2 रोटी बनाए थे, उसमें से वो एक रोटी उसको दे देती है और वो कौवा रोटी तो खा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी वक्त वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। सरिता वापस से उसको अपनी रोटी में से एक रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को सरिता को आवाज लगाता है और सरिता उसको अपने में से एक रोटी खिला दिया करती थी। एक दिन वो कौवा सरिता से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन कराया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल पाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा सरिता को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा बाढ़ आ जाता है। उस बाढ़ में सरिता की झोपड़ी भी बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? 4 दिनों तक वो कौवा सरिता के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से सरिता भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा सरिता के पास आता है। जब वो आता है तो देखता है सरिता की हालत बहुत खराब है। वो चल भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय आ गया है। एक राक्षस काला बादल बनकर यहाँ पर बाढ़ ला दिया है ताकि मैं तुमसे ना मिल पाऊँ। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वो मेरे पीछे पीछे आता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं है। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं उसे पूरा करूँगा। मैं चाहती हूँ तुम मेरे नाती नातिन को यहाँ लेकर आओ, जो कि शहर में रहते हैं। मैं उन्हें एक आखिरी बार गले से लगाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वे कहाँ हैं। सरिता के नाती नातिन जिस शहर में रहते हैं, कौवा वहाँ चला जाता है और सरिता के नाती नातिन से कहता है, तुम्हारी नानी की हालत बहुत खराब है। वो अपनी आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और अब वो अपनी अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर नाती नातिन कौवे के साथ आने के लिए मान जाते हैं। कौवा दोनों को अपने ऊपर बिठाकर लाता है। जब वो सभी वहाँ पहुँचते हैं, तब तक सरिता की मृत्यु हो चुकी थी। ये देख सभी बहुत दुखी होते हैं और सरिता के नाती नातिन सरिता की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं सरिता का आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सोचकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा? वो तुम दोनों को एक आखिरी बार गले से लगाना चाहती थी। ये सुन नाती नातिन दोनों को बहुत बुरा लगता है। हम लोगों ने कभी अपने नानी से मिलने की कोशिश नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में भी हमें ही याद कर रही थी। कौवा, तुम तो जादुई कौवा हो। तुम्हारे पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी नानी को गले से लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता है, मगर सरिता के लिए मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। कौवा उसी वक्त वहाँ से उड़कर दूर गांव के किनारे जाकर अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे ये जादुई शक्तियाँ दिया था। बाबा, मुझे एक मरे हुए इंसान को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताइए।
इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, तुम उस इंसान को वापस ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा, और जब तक वो इंसान धरती पर रहेगा उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें एक खतरा है, अगर एक क्षण भी देरी हुई तो वो इंसान धरती पर ही रह जाएगा, और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे सरिता के पास जाता है, उसे 1 घंटे के लिए वापस बुलाता है और खुद की जान दे देता है। जैसे ही कौवा मरता है, सरिता जिंदा हो जाती है। सरिता उठती है तो सामने अपने नाती नातिन को देख बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया, दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ नानी, हमें माफ कर दीजिए, हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और ना ही आपके साथ कोई वक्त बिताए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। सरिता उन्हें जी भर के प्यार करती है कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने ही वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आ पाई? मैं तो मर गई थी। अरे हम तो भूल ही गए, वो कौवा जो हमें आपके पास लाया, उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सके। तब तो बच्चों, अब मुझे जाना होगा, मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। जैसे सरिता जाने लगती है, उसके दोनों नाती नातिन उसे पकड़कर रोने लगते हैं और सरिता उन्हें चुप कराने लगती है। बच्चों, तुम दोनों उदास मत हो, तुम लोगों से मैं आखिरी बार इतने अच्छे से मिल सकी, यही मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, अब मुझे जाना होगा। सरिता कौवे के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि सरिता से 1 मिनट की देरी हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे वापस लाना ही होगा। बच्चों, तुम दोनों यही रुको, मुझे पता लगाना होगा कि कौवे ने कहां से ये शक्तियां लाई थी और इसकी जान वापस लानी होगी। नानी, मैंने उसे गांव के किनारे जाते हुए देखा था। सरिता वहां से जाती है और कौवा कहकर पुकारने लगती है। तभी वो बाबा आ जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों कौवे को बुला रही हो? सरिता बाबा को सारी बातें बताती है। मैंने उससे कहा था, इसमें बहुत खतरा है, जरा सी लापरवाही और जीवन की कुर्बानी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अपने नाती नातिन को देखकर भावुक हो गई थी। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उसे वापस बुला सकूं। एक ही तरीका है, तुम्हें अगले 5 जन्मों तक कौवे के रूप में ही जन्म लेना होगा, और साथ ही साथ अभी तुम्हें अपने नाती नातिन के साथ जाकर उस कौवे को उस काले बादल से आजाद कराना होगा। तब जाकर तुम उसकी जगह ले सकती हो और उसे वापस बुला सकती हो। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, मगर मैं उस काले बादल को उसके पीछे से भगाऊंगी कैसे? ये लो, ये त्रिशूल से तुम्हें उस राक्षस को मारना है, फिर वो यहाँ से गायब हो जाएगा। सरिता ने बड़ी हिम्मत करके अपने नाती नातिन को साथ लेकर उस राक्षस को मार दिया और फिर कौवे के पास जाकर उसे कहती है, मैंने उस राक्षस को मार दिया है, तुम अब वापस आ सकते हो। इतना कहते ही सरिता कौवे की जगह चली जाती है और वो जादुई कौवा वापस धरती पर आ जाता है। कौवा उस राक्षस के चले जाने की वजह से बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी सरिता के नाती नातिन को उनके घर छोड़ाता है। सरिता ये सब देख बहुत खुश होती है और वो जादुई कौवा अब सरिता के नाती नातिन को अपने जादू से मदद किया करता था। बहुत पुरानी बात है। बटुक एक गरीब किसान था। 2 साल पहले साइकिल से गिर गया था। उसके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि उसे बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ता था। खेती से इतनी ही आमदनी होती थी कि खाने पीने का काम चल जाता था। पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी चंपा ने उन्हें अलग कर दिया था। देखो शारदा, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है
मैंने सोचा घर ले चलूं, इसकी सब्जी बनाकर भोग लगा देना। रात में मधु की शादी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं। जितना पैसा था वो सब खर्च हो गए, अब कहाँ से आएगा? माँ, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मधु, किसी तरह से लड़के वाले राजी हुए हैं बेटी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च दे सके। हम तो निपट अनपढ़ गवार ही रह गए। बिटिया पढ़ना चाहती थी, पर गरीबों को सपने पूरे करने का भी हक नहीं है। पैरों से भी लाचार हो गया, वरना इतना तो खेती से ही निकल जाता था। मैंने सोचा था कल मधु के लिए कोई गहना खरीद दूं। क्या करूं? राशन पानी, घर की रंगाई पुताई में ही कुल 2000 रुपए खर्च हो गए। जीवन भर में गहनों को तरसती रही। सोचा था अपनी मधु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, पर ये गरीबी ही हम किसानों की किस्मत है। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ताई का बेटा राघव खड़ा था। दीदी, ये कुछ सवाल हैं, जरा समझा दोगी? अच्छा, अंदर आ जाओ। क्यों रे, जब मैं चली जाऊंगी तब किससे पूछेगा? दीदी, आखिर तुम शादी कर ही क्यों रही हो? क्या करूं भाई, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलो तुम सवाल दिखाओ। बटुक और शारदा भी तब तक आ गए। राघव को नाश्ता करवाकर शारदा सारा राशन पानी कमरे में रखने चली गई। देखो जी, 1 महीने बाद ही लगन है। कुछ पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाता है तो सिर्फ एक गले की जंजीर ही बनवा लेना। कल बड़े भाई साहब से पूछ लूंगा, शायद बेटी की शादी के नाम पर कुछ मदद कर दें। तुम चंपा भाभी के सामने तो मांगना मत, नहीं तो वो बिल्कुल ही नहीं राजी होंगी और उनको भी मना कर देंगी। भाई साहब फिर भी हमारे परिवार का सुख दुख समझते हैं। अच्छा चलो, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत काम है। रात में शारदा की आंख खुली तो उसने देखा कि कद्दू बटुक लेकर आया था। वो कद्दू लुढ़कते हुए उसकी चारपाई के पास आ गया। हैं? ये कहाँ से आ गया? मैं तो इसको कोने में रख कर आई थी। ये तो घर का कद्दू था। मैंने सोचा था सब्जी बनाकर भोग लगाऊंगी, पर ये कहाँ से आ गया? कैसे? तुमने मुझे एक कोने में क्यों रखा? मेरी सब्जी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना। कद्दू को बोलते हुए देखकर शारदा डर गई। अरे, शादी के काम में मैं भूल ही गई। कल सबसे पहले यही काम करूंगी। कद्दू वहीं रखकर, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, आज तक सब्जी पाती को बोलते हुए तो नहीं देखा था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नहा धोकर उसने जैसे ही कद्दू काटने के लिए उठाया, उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और उसमें से ढेर सारा सोना निकलकर बिखर गया। देख क्या रही हो शारदा, जल्दी से सारा सोना उठा लो और बिटिया को जितना भी गहना बनवाने का सोचा था बनवा लो। सब्जी बनाकर भोग लगा दो और बीज अपने आंगन में कहीं बो देना। शारदा ठगी सी खड़ी थी, फिर एकाएक उसे होश आया। उसने झट से सारा सोना उठाकर संदूक में रख दिया और सब्जी बनाकर भोग लगाने चली गई। हे दीन बंधु, जैसे आपने मेरी लाज रख ली वैसे ही सबकी रखना। सुनो जी, भाई साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत पूरी हो गई है। क्या कहती हो? शारदा ने बटुक से सारी बातें बता दी। बटुक के चेहरे पर खुशी आ गई। उसी दिन दोपहर को मधु को लेकर सुनार की दुकान पर जाने के लिए सोचा। मधु, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो सुनार के यहाँ से कुछ बनवा लाते हैं। दोनों सुनार के यहाँ से ढेर सारे गहने बनवा कर ले आए। शारदा ने कुछ सोना बेचा और उसका पैसा ले लिया। अपने लिए भी सोने की चूड़ियाँ, चेन और झुमके खरीद लिए। इतने गहने देखकर भी उसको कोई खुशी नहीं थी। उसकी तो एक ही रट थी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। दूसरे दिन सुबह सुबह, अरे शारदा, तुमने कल ही तो बीज लगाया था ना? ये देखो, आंगन में कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हैं। एक तोड़ लो, भोग लगा लेंगे। बटुक ने कद्दू तोड़कर रख दिया। शारदा नहाने गई, वहाँ से आई तो कद्दू काटने बैठी, पर जैसे ही कद्दू काटा उसमें पहले की तरह ढेर सारा सोना निकला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कह रही थी कि अब हमारे पास बहुत सोना है, ये शादी रोक क्यों नहीं देते? मधु को पढ़ने का इतना मन था, पर पैसे के अभाव में हमने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अगर डॉक्टर बन गई तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। हमारी तरह से गरीबी की मार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, पर बिरादरी वाले तो यही सोचेंगे कि हमारी मधु में ही कोई खोट है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। देखो जी, जब हमारी मधु पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो यही बिरादरी वाले हमारी प्रशंसा भी करेंगे। मधु झट से आई। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, बापू, मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों का ही इलाज करूंगी। ठीक है,
मैं आज ही लड़के वालों को खबर भिजवा देता हूँ कि अभी हमें शादी नहीं करवानी है। मधु की शादी नहीं हो रही है, ये खबर गांव में फैल गई। गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। जो जहां बैठता सबकी चर्चा का यही विषय रहता था। शारदा की जेठानी चंपा तो सबसे ज्यादा बातें बनाने लगी। उन्हें खलबली मची थी कि रिश्ता क्यों टूट गया। बटुक और शारदा मधु का एडमिशन करवाने शहर चले गए। उनके शहर जाते ही चंपा का माथा ठनक गया कि जरूर कोई बात है। मधु का 12वीं का रिजल्ट देखते ही उसका एडमिशन हो गया। उसको आसानी से हॉस्टल भी मिल गया, क्योंकि उन दिनों बहुत कम लड़कियां मेडिकल की पढ़ाई करती थीं। बेटी, अब हम जा रहे हैं। मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे भाग्य से ही हमें जादुई कद्दू मिला है। हाँ बापू, तुम चिंता मत करो। जैसे ही छुट्टियाँ होंगी मैं गांव आ जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी से अलग होने के समय शारदा की आंखें भर आई। वो दोनों गांव में आए तो उन्होंने देखा उनके जेठ और चंपा घर के बाहर बैठे थे। अरे आप लोग हमारे यहाँ? शारदा, तुम लोगों ने तो मधु की शादी टूटने की खबर भी नहीं दी। उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? भाभी, उन्होंने नहीं, हमने खुद रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मधु डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी और हम उसका दाखिला करवाने ही गए थे। इतना पैसा कहाँ से ले आए? जो पैसे उसकी शादी पर खर्च करने के लिए रखे थे, उसी से उसका दाखिला करवा दिया। चंपा को यह बात समझ नहीं आई। इतना ही शौक था लड़की को पढ़ाने का, तो शादी तय ही क्यों की? ये लोग बहाने बना रहे हैं। बात कुछ और ही है, पता लगाना पड़ेगा। उसी दिन से उसने शारदा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह से पता लगा लिया कि उनके पास जादुई कद्दू की मेहरबानी से पैसा आ रहा है। एक दिन जब सब सो रहे थे, तब उसने अपने बेटे राघव से कहा, चाची के आंगन से कद्दू लेकर आओ, पर कोई देखने न पाए। माँ, मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ ने जब बहुत जिद की, अभी नहीं माँ, रात में जाऊंगा। रात में राघव उनके आंगन में कूद गया और कद्दू ले आया। चंपा ने जैसे ही कद्दू तोड़ा तो कद्दू उसके मुंह पर आकर चिपक गया। उसने लाख छुड़ाने की कोशिश की, पर कद्दू तो उनके मुंह से हटा ही नहीं। बचाओ बचाओ! अरे ये क्या हुआ माँ? उसने भी बहुत छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो! राघव एक चाकू लेकर आया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, मैं चाची को बुलाकर ही लाता हूँ। वो भाग कर गया और शारदा को बुलाकर लाया। ये क्या हुआ? चाची, ये तुम्हारे आंगन का कद्दू है। माँ ने जैसे ही इसे काटा, ये आकर उनके मुंह पर ही चिपक गया। देखो जरा। शारदा के हाथ लगाते ही कद्दू नीचे गिर गया। शारदा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम लोगों को पराया समझा, पर आज अगर तुम ना आती तो इस मुए कद्दू ने तो मेरी जान ही ले ली होती। शारदा ने घर जाकर बटू को सारी बातें बताई। दोनों खूब हंसे। 5 साल के बाद मधु की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई। उन लोगों के पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मधु ने बापू का ऑपरेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गए। मधु भी एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो गई। कुछ ही दिनों में बटुक और शारदा ने मधु का विवाह उसके साथ ही पढ़ने वाले एक डॉक्टर से कर दिया। वाह भाई, किस्मत हो तो बटुक जैसी। यहाँ तो कोसों तक के गांव में कोई अपनी लड़की को डॉक्टर नहीं बना पाया। बटुक की बिटिया ने पूरी गांव के नाम रोशन कर दिया है। वाह! जादुई कद्दू ने उनके जीवन को संवार दिया था।